हेलो एवरीवन, दिस नीतू सिंह। दृष्टि टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं AWES के अंदर में जो TGT साइंस है वो हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि आप सबको पता है कि पहले के टॉपिक्स हमने कंप्लीट कर लिया था। मैटर का टॉपिक हो गया था, नेचर ऑफ मैटर में भी हमने डिस्कस कर लिया था। और अब आज वाली जो क्लास में हम डिस्कस करेंगे, जो हमारा टॉपिक है वो मैं आपको बताऊं कि हमें करना है जो आपका न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है ना, गति और उसके नियम हो गए, फिर आपके जो है फोर्स के बारे में, सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले फिजिक्स का जब हम टॉपिक हमें स्टार्ट करते हैं तो जनरली जो मैं ये मान के चलती हूँ कि सारे बच्चों का लेवल फिजिक्स में सेम होना चाहिए, या जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, ताकि सारे बच्चे जो है सेम लेवल पर आ जाए। उसके बाद कोई भी फॉर्मूला अगर मैं यूज़ करूँगी तो एटलीस्ट वो समझ में आएगा। कोई क्वांटिटी बोलूँगी, जैसे स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी, सदिश राशि, वो सबको पता होना चाहिए। तो जैसा अभी मैं आपको ना पहले जो बेसिक चीज़ें हैं फिजिक्स की, पहले फॉर्मूले या बेसिक कॉन्सेप्ट, पहले वो थोड़ा सा बता देती हूँ। उसके बाद फिर हम चैप्टर को हम आगे की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि ये मान के चल रही हूँ कि हो सकता है कि आपने बहुत पहले पढ़ाई करी हो और फिजिक्स की चीज़ें जो कहीं ना कहीं थोड़ा मिस आउट हो गई हो। जो लोग रिसेंट में भी पढ़ा है, वो भी हर किसी के पढ़ाने का तरीका अलग अलग होता है, तो आप मेरे तरीके से भी एक बार आप समझ के देखिएगा। आपको चीज़ें बहुत आसान सी कहीं ना कहीं लगेंगी। अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि जितनी भी फिजिक्स के कॉन्सेप्ट है बहुत आसानी तरीके से आप उसको समझ पाएंगे। तो चलते हैं ज़रा टॉपिक की तरफ। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि पूरे फिजिक्स के जो फॉर्मूलेज हैं, है ना, वो स्टेप बाय स्टेप ज़रा वन बाय वन हम कहीं ना कहीं क्रॉस करते हुए आगे की तरफ ज़रा चलेंगे। तो चलेंगे ज़रा। सबसे पहले मैं आपसे यहाँ पर जो टॉपिक का नाम लिखूंगी वो मैं लिखूंगी जनरल फिजिक्स के लिए, तो लिखेंगे सामान्य भौतिकी यानी जनरल फिजिक्स। चलते हैं ज़रा। जनरल फिजिक्स, क्योंकि सिलेबस में आपके साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। सिलेबस में जो मुझे आपको बताना है, पहले यहाँ लिख देती हूँ, फिर मैं डिस्कस करती हूँ। सामान्य भौतिकी यानी जो जनरल फिजिक्स है उनके बारे में हम बात कर रहे हैं, करेक्ट है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया था कि गति और गति के नियम बताने से पहले बहुत सारी चीज़ें जो मुझे डिस्कस करनी पड़ेगी, पहले वो डिस्कस करते हैं और फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमारे एक टॉपिक का नाम आता है यूनिट एंड मेजरमेंट, यानी कि मात्रक एवं मापन। उसके अंदर में हम पढ़ते हैं कि कौन सी इकाइयाँ होंगी, ज़रा बताएंगे। तो ज़रा चलेंगे, ज़रा इसी में ही क्विक रिविजन करते हैं ज़रा यूनिट एंड मेजरमेंट का। तो ये हो गया क्विक रिविजन ऑफ यूनिट एंड मेजरमेंट। यूनिट एंड मेजरमेंट ये आपका टॉपिक होगा। इनके अंदर ही फिजिक्स के अंदर में ये जो टॉपिक है, पहले क्विक रिवीजन करते हैं। अदिश राशि क्या है, सदिश राशि क्या है, डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। आपने पहले कुछ भी पढ़ रखा हो, एक बारी मेरे साथ में थोड़ा पढ़िए। उसके बाद से फिर हम आगे चलेंगे। फिर मैं जो भी वर्ड यूज़ करूंगी, जो भी टर्मिनोलॉजी यूज़ करूंगी, वो कहीं ना कहीं ये मान के चलूंगी कि मेरे बच्चे को समझ में आ गया जो भी यहाँ पर पढ़ रहा है, करेक्ट है। चले ज़रा आगे की तरफ बढ़ते हैं बच्चा। यूनिट एंड मेजरमेंट, जैसे मैंने बताया, मात्रक एवं मापन। मात्रक एवं मापन, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये जो नाम है ना, यूनिट एंड मेजरमेंट, कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे, हमें यूनिट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई भी चीज़ हमारे आसपास जितनी भी सराउंडिंग में है, उनको कहीं ना कहीं हम नापने की ज़रूरत तो पड़ती ही पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि मुझे एक जो है साड़ी लेनी है, तो जनरली आपने देखा होगा वो लेडीज़ पूछती है कि भैया 5 मीटर की साड़ी, 5.5 मीटर की साड़ी है। कोई दुपट्टा लेना था, थान में कपड़ा था या दुपट्टा लेना था, मुझे कहीं ना कहीं जो है उसको मेजर करना था कि मुझे ना 2.5 मीटर का ही दुपट्टा चाहिए। अब 2.5 मीटर का दुपट्टे के लिए अगर आप देखोगे तो वो कहीं ना कहीं कैसे पता चलेगा कि 2.5 मीटर का है। तो वो क्या करेंगे, एक स्केल होगा, एक स्टैंडर्ड स्केल, उससे नापेंगे और उसके बाद फिर वो बोलेंगे हाँ भाई ये 2.5 मीटर का है। दुकान पे जाते हैं, अगर सब्जी की दुकान पे जाते हैं, भैया कि हमें ना 5 किलो आलू दे दो, अगर वो ईंट पत्थर रख के अगर हमें आलू देगा, हम मानेंगे। अगर वो हमें दे भी देगा तो हम मानेंगे नहीं, और हम सामने वाले को बोलेंगे आप प्रूफ कर दो, वो प्रूफ भी नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वहीं पर उसने 5 किलो का बटखरा रख दिया और वहाँ आलू या प्याज या जो कुछ भी है तौल दिया 5 किलो, वो हम मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक स्टैंडर्ड है। ऐसा ही सेम पुराने टाइम पर अगर आप देखोगे, लोग एक कंट्री से दूसरे कंट्री जब जाते थे, तो वहाँ पर भी ना जब ट्रेड होता था, पुराने समय में भी ट्रेड होता था, तो लोगों को बड़ी दिक्कत होती थी। एक के यहाँ पे अलग मेजरिंग सिस्टम है, दूसरे के यहाँ अलग है। वो लोग भी इस तरीके से जूझे हुए हैं। सबसे पहले तो देखो बार्टर सिस्टम था, लोग पास पैसा इतना था नहीं, करेंसी ऐसी थी नहीं, तो लोग सामान अदला बदली करते थे बार्टर सिस्टम में, करेक्ट है। कि भैया हमें आइसक्रीम चाहिए तो तुम चावल ले लो, गेहूं ले लो और हमें आइसक्रीम दे दो। या इससे पहले और पुरानी चीज़ों में इस तरीके से बार्टर सिस्टम, जब दो लोगों की ज़रूरतें सेम होती थी तब जाके चीज़ों का आदान प्रदान हो पाता था।
धीरे धीरे करेंसी आती गई, मेजरमेंट भी होते गए, और कहीं ना कहीं अगर आप देखोगे कि स्टैंडर्ड यूनिट की तरफ हम आगे बढ़े, कि स्टैंडर्ड यूनिट जो हो गया एक ऐसा स्टैंडर्ड मात्रक हो गया जिसको हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है। करेक्ट है, यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। ये भी समझ में आएगा कोई चीज़ हमें नापने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, चाहे दूरी की हो या फिर किसी और चीज़ की हो। हमें कहीं ना कहीं, जैसे मान लो अगर आपका वो है, दूध है घर में, अगर आपने देखा होगा जो ग्वाला दूध लेकर आता है या पैकेट का लेते, उस पर लिखा होता है लीटर है, घी है, उस पर लिखा होता है कि हाँ घी है, ये कितने केजी का होगा, उस पर लिखा हुआ होता है ना, ये सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, या फिर लीटर होता है, उस पर बोलते हैं हाफ केजी में, लेकिन उस पर लिखा होता है कि कितने लीटर का है। तेल लेते हैं, उस पर लिखा होता है कितने लीटर का है। तो इस तरीके की चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमें देखने के लिए मिलती है, तो मैं वो भी डिस्कस करूंगी आपसे। सबसे पहले अगर मैं जाऊँ ना, तो एक कन्वर्जन है, ज़रा वो भी बता देती हूँ, क्योंकि ये इकाइयों में बड़ी मदद करेगा, और उसके बाद फिर मैं आपके सब आगे की तरफ बढ़ूंगी। ध्यान से समझिएगा। अगर इकाई में अगर आप देखोगे ना, तो यहाँ देखना ज़रा, ये मैं आपको दिखाऊं, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली। ध्यान से समझिएगा, ये मैंने क्या बताया, यहाँ देखो ज़रा, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, लीटर, ग्राम, डेसी, सेंटी, मिली। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? अब यहाँ से समझिएगा, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होता है, ये करने के लिए 1 किलोग्राम में कितना ग्राम, ये कितना हो जाएगा, 1000 ग्राम। कोई दिक्कत कोई परेशानी? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम हो जाएगा, 1000 ग्राम। सेम 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है भाई। 1 लीटर में कितना मिलीलीटर हो जाएगा, यहाँ पर 1 लिखा, यहाँ पर 3 गए, तो ये कितना हो जाएगा, 1 मिलीलीटर। कोई दिक्कत कोई परेशानी? यहाँ तक समझ में आ गया। सेम रिवर्स करना हो तो भी आप कर सकते हैं। ये मैंने क्यों सिखाया, ताकि आपको कल को अगर मैं यूनिट बताऊंगी, तो अगर कल को मुझे आपको इकाइयों में कन्वर्जन करना बताना होगा, वहां से आपको बताने में मुझे बड़ी आसानी हो जाएगी। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? कर ले जाएंगे बच्चा, डन। अब चलते हैं जरा इसमें, ये तो मैंने अभी आपको बता दिया। अब ध्यान से समझते हैं जरा आगे, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं। यूनिट एंड मेजरमेंट के अंदर में अगर हम और आगे बढ़ेंगे या जनरल फिजिक्स में, तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का बहुत यूज है, जरा वो समझते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी है ना, अदिश और सदिश राशि। तो यहां पर लिखेंगे अदिश और सदिश राशि। अब स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, ये वाला पॉइंट अगर हम देखेंगे तो होता क्या है, जरा स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी जरा ध्यान से समझते हैं। मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है स्केलर क्वांटिटी, ये हो गया वेक्टर क्वांटिटी। ध्यान से समझिएगा, जब हम स्केलर क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे, यानी ये आपके पास क्या हो गया, अदिश राशि। अदिश राशि का मतलब हो गया एक ऐसी राशि जिसमें हम ना केवल हम साइज के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे कोई भी जो चीज होगी वो एक तरीके से हम ये समझ सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया, भौतिक राशि जिसमें केवल परिमाण होगा। जैसे मान लो अगर मैंने बात करी कि जो है राम 10 किलोमीटर चलता है, राम 10 किलोमीटर चलता है, इसमें मैंने केवल साइज मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी। फिर मैंने बात करी कि नेहा की जो स्पीड है वो 5 किलोमीटर पर सेकेंड है, यहाँ मैंने केवल परिमाण के बारे में बात करी, यानी केवल हम एक क्वांटिटी के बारे में बात करें। लेकिन अगर हम क्वांटिटी के साथ अगर मैंने डायरेक्शन, दिशा के बारे में बात करी, तब वो मेरे पास क्या हो जाएगा, सदिश राशि। तो ध्यान से समझेंगे, लिखेंगे जरा, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, लिखेंगे जरा, वे भौतिक राशि, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए, हाँ, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए अगर आप चलेंगे, तो ये हमारे पास क्या इसकी जरूरत पड़ेगी, व्यक्त करने के लिए भौतिक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड, भौतिक परिमाण, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें भौतिक परिमाण के लिए मैग्नीट्यूड के बारे में बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा
करने के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, भौतिक परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड जिसके बारे में बात करें, मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, उसे हम की आवश्यकता होती है उसे कहते हैं। है ना, यहाँ पर क्या हो जाएगा आपके पास, वेक्टर क्वांटिटी यानी सदिश राशि। है ना, तो वेक्टर क्वांटिटी में हमारे पास क्या हो जाएगा, वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ कहीं ना कहीं दिशा की भी जरूरत पड़ेगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सदिश राशियां। तो लिखेंगे जरा, वे भौतिक राशि भौतिक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड की मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइज की भी जरूरत पड़ती है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइज की भी जरूरत पड़ती है, उसे अदिश राशि कहते हैं। उसे आपके पास क्या हो जाएगा, सदिश यानी कि सदिश राशि यानी वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। उदाहरण, अब स्केलर क्वांटिटी यानी जो अदिश राशियां होंगी उनमें हम क्या कर सकते हैं, यानी यहाँ केवल हमने साइज के बारे में बात करी, जैसे आपका दूरी हो गया, आपके पास चाल हो गया, इसके अलावा आपके पास द्रव्यमान हो गया। लिखेंगे जरा, इस पे कई सारे क्वेश्चन आते हैं, उदाहरण में लिखेंगे जरा। इसका उदाहरण के लिए जगह बहुत छोटी पड़ जाएगी, तो यहाँ पर अगर मैं आगे की साइड चलते जरा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी एग्जाम्पल लिखते हैं। स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि, अदिश राशि, ये क्या है, उदाहरण। और यहाँ पर वेक्टर क्वांटिटी और ये हो जाएगा आपके पास सदिश राशि। करेक्ट है। ये मैं क्यों बता रही हूँ ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अभी मैं ना आपसे डिस्टेंस के बारे में बात करूँ, डिस्प्लेसमेंट के बारे में बात करूँ, ये सब वर्ड अगर नहीं पहले से पता है तो आगे हम फिजिक्स में बात कैसे कर पाएंगे। तो पहले बेसिक्स पढ़ेंगे तभी तो आगे पढ़ पाएंगे, पहले ये करके फिर हम आगे की तरफ चलते हैं। तो ध्यान से समझेंगे। अब अदिश राशि, मुझे एक चीज तो समझ में आ गई कि यहाँ पर क्या हो रहा है, केवल हम साइज के बारे में बात करें तो क्या हो गया, सबसे पहले द्रव्यमान इन सबके फॉर्मूले में देखूंगी मैं, है ना, वो हम डिस्कस करेंगे अभी। तो द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, मास बोलते हैं। करेक्ट है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, दूरी। दूरी मतलब क्या हो जाएगा, डिस्टेंस। ठीक, इसके बाद से और आपके पास क्या हो जाएगा, द्रव्यमान हो गया कि दूरी हो गया, केवल उसमें कितनी दूर आप चले हो केवल उसी के बारे में हम बात करें। नेक्स्ट करेंगे जरा, चाल, आयतन, घनत्व। चाल, आयतन, घनत्व। चाल हो गया, आयतन हो गया, घनत्व हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जरा, कार्य, शक्ति और ऊर्जा। ध्यान से समझेंगे जरा, एक एक फॉर्मूला मैं बताती हुई चलूंगी जरा। कार्य, शक्ति और ऊर्जा, ध्यान से समझेंगे। चाल में हो गया स्पीड, आयतन में हो गया वॉल्यूम, घनत्व में हो गया डेंसिटी, कार्य में हो गया वर्क, शक्ति में हो गया पावर, ऊर्जा में हो गया आपके पास एनर्जी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये हो गया आपके पास अदिश राशि। अब हम बात करते हैं जरा वेक्टर क्वांटिटी यानी जो सदिश राशि होंगी। इन सब के फॉर्मूले में एक एक चीज बताऊंगी और इसको अदिश क्यों बोलते हैं वो भी अभी आपको समझाऊंगी। पहले सदिश लिख लेती हूँ, फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं। सदिश में जैसा मैंने बताया था कि आपके पास इसमें हमने बोला कि राम 10 किलोमीटर चल रहा है
और उत्तर दिशा में। इस तरीके की चीजें जरा हम लिखेंगे, उसके बाद फिर हम डिस्कस करते हैं। तो सदिश राशि में लिखिएगा विस्थापन, 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 वेग। तो ये क्या क्या हो गया आपके पास, विस्थापन हो गया, वेग हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे जरा चलेंगे, त्वरण, संवेग, आवेग। त्वरण, संवेग, आवेग। यहाँ पर हो गया त्वरण, हो गया संवेग, हो गया आवेग, हो गया। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत, तो यहाँ पर विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट, वेग हो गया वेलोसिटी, त्वरण एक्सीलरेशन, संवेग यानी यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम, है ना। संवेग आपके पास क्या हो जाएगा, मोमेंटम। और उसके बाद से फिर हम आवेग के बारे में बात करें, फिर ये इलेक्ट्रिसिटी का हाँ, ये आपके पास हो जाएगा वैद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में हम बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। और यहाँ पर ये मोमेंटम होना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर अगर आप चलेंगे जरा, अब ये हमने क्यों बात करी जरा उसके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, ये भी अभी लिख देंगे। ध्यान से समझना आप, स्केलर क्वांटिटी जहाँ केवल हमने साइज के बारे में बात करी, ध्यान से समझिएगा जरा। स्केलर क्वांटिटी जैसा अभी हमने डिस्कस किया, अदिश राशि। अगर मैंने यहाँ पर बोला राम 10 किलोमीटर चला, तो यहाँ पर ये जो 10 किलोमीटर ये है, ये क्या बताता है आपको, मैग्नीट्यूड बताता है, ठीक। अगर मैं इसी को ही सदिश राशि में बोलूंगी तो मुझे ये समझ में आता है कि राम 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, दिशा में चला। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास क्या दिख रहा है, एक तो 10 किलोमीटर दिख रहा है और दक्षिण दिशा, और दक्षिण दिशा। तो यहाँ पर ये भी पॉइंट समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर मैग्नीट्यूड यानी ये भी हो गया, और आपके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों हो गया, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन यहाँ पर दोनों हो गया, करेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी, आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करेंगे, स्केलर हो जाएगा अदिश राशि, और ये आपके पास डिस्प्लेसमेंट जैसा मैंने अभी आपको बताया था, विस्थापन, वो आपके पास क्या हो जाएगा, आपका सदिश राशि। तो ये पॉइंट तो हमें साफ साफ समझ में आ गया। आगे चलते हैं जरा, नेक्स्ट आता है फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट जो होती है। फंडामेंटल यानी कि जो आपकी बेसिक्स यूनिट होती है, जिसमें हमका लंबाई, द्रव्यमान और समय होता है, वो भी बता देती हूँ, लिखेंगे जरा। नेक्स्ट आता है यूनिट यानी जो इकाई हो जाएगी ना, इसको अगर हम बोलेंगे फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल और ये हो जाएगा डिराइव्ड यूनिट, ठीक। फंडामेंटल यूनिट का मतलब हो गया जो आपकी बेसिक हो गई, जैसे आपका, जैसे मैंने भी आपको बताया कि लंबाई हो गया, द्रव्यमान हो गया, समय हो गया। तो इसमें लिखेंगे मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक, इसको बोलेंगे मूल मात्रक, और यहाँ पर इसको बोलेंगे व्युत्पन्न यानी कि जो डिराइव हो गया है, तो वो लिखेंगे जरा, मात्रक, डिराइव्ड यूनिट। तो यहाँ पर आपके पास क्या हो जाएगा, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, फंडामेंटल यूनिट में आपके पास क्या क्या आ जाएगा। इसमें फंडामेंटल में आपके पास आ जाएगा जो अभी हमने डिस्कस किया था, लंबाई, द्रव्यमान और समय, लंबाई, द्रव्यमान और समय। यानी आपके पास क्या हो जाएगा, लेंथ, ये हो जाएगा मास, एंड टाइम, करेक्ट है। अब हम जब डिराइव्ड यूनिट के बारे में बात करेंगे, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, जो व्युत्पन्न मात्रक है, जो व्युत्पन्न मात्रक है, अगर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, यानी जो कि हमने कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हमने डिराइव करके निकाली हुई हैं, तो उसमें अगर हम देखेंगे, जैसे मान लो अगर मैंने एग्जाम्पल दिया
इस डिराइव्ड यूनिट के अंदर में, जैसे मान लो मैंने एरिया के बारे में बात करी, एरिया अगर मैं स्क्वायर के बारे में निकालूंगी तो ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, वो रेक्टेंगल अगर होगा, सॉरी, क्योंकि स्क्वायर के एरिया में तो साइड स्क्वायर हो जाता है, और अगर रेक्टेंगल का एरिया होगा तो लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा, है ना, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसी तरीके से बहुत सारी चीजें, एरिया हो गया, फिर आपके पास वॉल्यूम हो गया, लेंथ ब्रेथ इंटू हाइट हो जाएगा, ये किसका हो जाएगा, क्यूब का, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ये एरिया किसका हो गया, रेक्टेंगल, आयतकार का। इस तरीके से तो ये सब क्या है, डिराइव्ड यूनिट है जो हमें निकालना होता है। तो जरा हम डिराइव्ड यूनिट के जितने भी फॉर्मूले एक बार क्विक रिकैप करते हैं और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो जरा चलेंगे, जरा सबसे पहले अगर आपके लिए बोल दिया जाए, ध्यान से समझिएगा क्या क्या फॉर्मूलेज हैं जो हमें समझने की जरूरत है। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, सबसे पहले हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, मैं पहले यहाँ करती हूँ, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। मान लीजिए अगर आपने लिखा एरिया, जिसको हम बोलते हैं क्षेत्रफल, क्योंकि अलग अलग ऑब्जेक्ट का अलग अलग एरिया होगा। मान लीजिए अगर मैं बात करती हूँ एरिया, जो हमारे पास हो जाएगा, एरिया हो गया आपके पास उसका रेक्टेंगल का, ये है रेक्टेंगल, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ठीक। अच्छा, अब अगर यूनिट इसकी लिखेंगे तो यूनिट में हम क्या लिख देंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई अगर आपने लिखा है तो इसकी जो यूनिट होगी वो आप यहाँ पर क्या करोगे, ये मीटर में, ये मीटर में, तो यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, समझ आ गया। ये हो गया पहला पॉइंट। अब चलते हैं दूसरे की तरफ, ऐसे ही थोड़ा बेसिक बेसिक पे हम चलते हैं, ये समझ लेते हैं, फिर हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट वाला पॉइंट आता है, अगर मान लीजिए अगर आपने वॉल्यूम के बारे में बात करी, ये वॉल्यूम अगर बात करी तो वॉल्यूम में होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई और यहाँ पर ऊंचाई। तो ये हो जाएगा लंबाई गुणे जो है आपका चौड़ाई और फिर ऊंचाई, करेक्ट है। इसकी अगर यूनिट, अगर इकाई लिखेंगे तो इकाई इसका क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। ये कहाँ पर आता है, अगर आपने देखा होगा क्यूब में अगर आता है, वो क्यूब नहीं, क्यूबॉइड में आता है। क्यूब में तो साइड क्यूब हो जाता है, लेकिन जो क्यूबॉइड होगा उसमें लेंथ ब्रेड्थ और हाइट तीनों चीजें होती है, तो उसमें क्यूब ये हो जाएगा। क्यों बता रहे हैं हम, क्यों जरूरत है, क्यों, क्योंकि मुझे डेंसिटी के बारे में बात करनी है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, डेंसिटी यानी घनत्व। अब एक नेक्स्ट पॉइंट आता है घनत्व। घनत्व जिसको हम बोलते हैं डेंसिटी। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में क्या होता है, ये होगा आपका मास अपॉन वॉल्यूम। तो जब तक वॉल्यूम नहीं पता होगा तब तक कैसे बात करेंगे, तो लिखेंगे जरा कि मास अपॉन वॉल्यूम, लिखेंगे जरा मास अपॉन वॉल्यूम। यहाँ लिखेंगे द्रव्यमान गुणे द्रव्यमान बटे, ये आपका जो वॉल्यूम हो जाएगा क्या हो जाएगा, आयतन। हाँ, अब ध्यान से समझिएगा, अगर मैंने यहाँ पर लिखा मास बटे वॉल्यूम, द्रव्यमान बड़े आयतन, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो द्रव्यमान होता है ये आपके पास क्या हो जाएगा, मास, तो ये किस में हो जाएगा, किलोग्राम में। आयतन आपके पास, वॉल्यूम हमेशा मीटर क्यूब में होगा, वो भी हमने देख लिया था। तो इसकी जो इकाई निकालनी होगी वो भी हमारे लिए बड़ी आसान है। ये किलोग्राम किस में हो जाएगा आपका, मीटर क्यूब में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये हो गया। तो ये आपने किसके बारे में बात करी, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, घनत्व हो गया, डेंसिटी के बारे में बात कर ली। अब हम नेक्स्ट वाले पॉइंट पर चलेंगे, जरा हम और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आता है वेलोसिटी के बारे में, यानी वेग के बारे में। तो यहाँ चलिएगा जरा, ये देखिएगा, वेलोसिटी यानी कि जिसको हम बोलते हैं, पहले यहाँ चलेंगे जरा, वेलोसिटी यानी जिसको हम बोलते हैं वेग। अब होता क्या, अभी मैं ये भी आपको एक नेक्स्ट पेज पे समझा दूंगी कि स्पीड में और वेलोसिटी में दोनों में क्या अंतर है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों में क्या अंतर है, वो भी मैं सिखा दूंगी। हाल फिलहाल अभी समझते जरा वेलोसिटी, विस्थापन बटे समय। अगर इसको समझना ही है तो पहले यहाँ समझा देती हूँ, फिर फॉर्मूला लिख देती हूँ। देखिएगा जरा, होता क्या है, ये है आपका डिस्टेंस, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। ध्यान से समझिएगा, यानी ये आपके पास क्या हो जाएगा, दूरी, ये हो जाएगा विस्थापन, करेक्ट है। मान लीजिए ध्यान से समझिएगा, ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर यानी अदिश हो जाएगा, अदिश राशि। ये क्या हो जाएगा, वेक्टर, यानी ये हो जाएगा सदिश राशि। मुझे लगता नहीं इसमें कोई दिक्कत है, आगे समझते हैं। मान लीजिए अगर आपने बोला
राम 10 किलोमीटर घर से स्कूल गया, घर से स्कूल गया और स्कूल से घर 10 किलोमीटर चला। करेक्ट है, ये आपके पास हो गया उसका घर। और उसका जो स्कूल है, उसका जो स्कूल है वो कुछ इस तरीके का था। ये हो गया घर, ये हो गया स्कूल। तो इसने क्या किया, यहाँ पर देखेंगे, घर से स्कूल 10 किलोमीटर और स्कूल से घर 10 किलोमीटर। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यानी सेम पॉइंट से चलकर उसी पॉइंट पर अगर आ जाए तो जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस यानी जो दूरी है ना, दूरी वो हो जाएगी 20 किलोमीटर। लेकिन इसी केस में अगर इसी चीज को मुझे अगर बताना हो, नेक्स्ट पॉइंट पे देखेंगे, ये है आपका घर, ये है आपका स्कूल, ये हो गया आपके पास में घर, ये हो जाएगा स्कूल। यहाँ हो गया, मान लीजिए 10 किलोमीटर यहाँ पर और सेम इसी पॉइंट से यहाँ पर 10 किलोमीटर। तो इस केस में जो डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी जो विस्थापन होगा, वो हो जाएगा 0। तो यहाँ पर अगर मैं यहाँ लिखूं ध्यान से कि राम 10 किलोमीटर घर से स्कूल गया और स्कूल से घर 10 किलोमीटर चला, तो विस्थापन 0 होगा। करेक्ट है। तो यहाँ पर आपको ये वाला पॉइंट समझ में आ गया होगा। स्केलर क्या हो गया, अदिश राशि, वेक्टर क्या हो गया आपके पास, सदिश राशि, जो आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये आपके पास ये हो गया, ये आपके पास ये हो गया, है ना। तो अदिश राशि में केवल हम मैग्नीट्यूड यानी साइज के बारे में बात कर रहे हैं, और जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो अभी हमने देख लिया। यहाँ पर ये विस्थापन क्या हो जाएगा, वेक्टर क्वांटिटी, यानी यहाँ पर साइज के साथ ये भी हो जाएगा। अब एक चीज और है, जब मैं इसके फॉर्मूले में जाऊंगी, यहाँ देखना जरा, देखो जरा, ये हो गया दूरी यानी डिस्टेंस, डिस्टेंस, ये हो जाएगा विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप देखोगे दूरी और उसके लिए, दूरी, डिस्टेंस और विस्थापन के लिए, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना, आपको ये समझ में आता है कि भैया देखो ऐसा है, डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम, यानी दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। यहाँ तक पॉइंट समझ में आता है। अब अगर मुझे चाल निकालनी होगी यानी स्पीड निकालनी होगी, तो ये हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। करेक्ट है। अगर इसी तरीके से यहाँ पर मैं लिखूं डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम, वेलोसिटी इनटू टाइम, ये हो जाएगा विस्थापन बराबर वेग बटे वेग गुणे समय। करेक्ट है। यहाँ पर अगर आप चलेंगे जरा, सेम जैसा मैंने भी आपको बताया, वेग यानी वेलोसिटी इज इक्वल टू, जो मुझे वहां निकालना था बच्चा, ये हो जाएगा वेलोसिटी बराबर क्या हो जाएगा, विस्थापन बटे समय, विस्थापन बटे समय। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? इकाई इसकी कितनी हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। बहुत ध्यान देने वाली बात है, इकाई दोनों की सेम है, लेकिन वेग क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। यहां तक ये पॉइंट समझ में आ गया। तो ये क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, स्केलर यानी अदिश राशि।
ये मेरे पास क्या हो जाएगा, वेलोसिटी, एक हो जाएगा वेक्टर क्वांटिटी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आ गया बच्चा समझ में? तो दूरी क्या हो जाएगा, स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी। जैसे स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल टू आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होगा, मीटर पर सेकंड, इसमें क्या हो जाएगा आपका मीटर पर सेकंड। इकाई सेम है, लेकिन यहाँ पर एक अदिश राशि है, दूसरा क्या है आपका सदिश राशि है। दिक्कत कोई परेशानी? वापस चले जरा फॉर्मूले पे चलते हैं, जरा यहाँ पर देखेंगे, जरा नेक्स्ट पॉइंट पर आता है, जरा ये देखिएगा। अब हमने क्या करी, यानी कि एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया। अब हम किसके बारे में बात करें, वेलोसिटी यानी वेग के बारे में बात करें। तो मुझे लगता है यहाँ से समझ में आ गया होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा। ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। इसको हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बटे वेग बराबर विस्थापन बटे समय। अच्छा भाई, यूनिट क्या हो जाएगा, इकाई क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत थी। तो हमें अब हम चाल के बारे में अगर मैं बात करूं, स्पीड के बारे में लिखो जरा। स्पीड क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। यूनिट क्या आ जाएगा, इकाई क्या आ जाएगा यहाँ पर, मीटर पर सेकेंड। करेक्ट है। तो वेलोसिटी हमने कर ली, स्पीड हमने कर लिया। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा, नेक्स्ट आता है एक्सिलरेशन के बारे में, जिसको हम बोलते हैं त्वरण। ध्यान से समझेंगे जरा, ये मैं ऊपर ही कराना चाह रही थी, देखेंगे जरा। एक्सिलरेशन ये हो जाता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये क्या हो जाएगा, त्वरण। तो त्वरण जो होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू होता है आपका रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम। ये हो जाएगा आपके पास, इसकी इकाई जो हो जाएगी मीटर, यानी वेलोसिटी अपॉन टाइम को अगर आप जाओगे तो ये पॉइंट हमें समझिएगा कि वेलोसिटी मैंने यहाँ से क्या निकाली थी, मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड को भी मैं सेकेंड से डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ मिलेगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये पॉइंट समझ में आ गया? तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो वेलोसिटी समझ में आ गया, स्पीड समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे जरा, आपके पास अगर मुझे इसकी इकाई निकालनी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी यहाँ साफ साफ सुंदर सुंदर लिख देती हूँ ताकि कोई दिक्कत ना हो। मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। करेक्ट है। तो ये हमें वेलोसिटी समझ आ गया, स्पीड समझ में आ गया, एक्सेलरेशन समझ में आ गया। अब मैं आपसे बात करूंगी जरा संवेग के बारे में, यानी मोमेंटम के बारे में। तो जरा चलते हैं जरा, मोमेंटम यानी कि संवेग। मोमेंटम का फॉर्मूला मास इनटू वेलोसिटी। तो यहां पर क्या हो जाएगा, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। करेक्ट है। तो ये हो जाएगा आपके पास संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग हो जाएगा। अच्छा, अगर इसकी इकाई निकालनी होगी, इसकी जो यूनिट निकालनी होगी, तो यहाँ पर यूनिट में अगर आप चलेंगे तो द्रव्यमान कितना हो जाएगा, केजी। वेलोसिटी हमारे पास जो वेग थी, इसकी इकाई निकालने के लिए अगर हम देखोगे तो मैंने आपको ऑलरेडी इसकी इकाई निकालना सिखाया था, मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा केजी मीटर पर सेकेंड। आपके पास क्या हो जाएगा, संवेग यानी कि जो मोमेंटम है वो हो जाएगा। करेक्ट है। दिक्कत कोई? यहाँ पर कहीं हम लिख रहे थे ना संवेग, कहीं तो था जो मुझे करना था, ये था मोमेंटम। ठीक। मैंने बोला था ना, अभी साथ के साथ चलते चलेंगे, करते चलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं जरा। तो हमने ये भी देख लिया, अब हम इसकी इकाई देख रहे थे। तो हमने ये इकाइयों के बारे में देख लिया, मोमेंटम देख लिया, इसकी इकाई हमने देख ली। अब हम चलते हैं जरा आगे की तरफ। मोमेंटम के बाद अगर हम चलेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट फॉर्मूले के बारे में बात करेंगे, फोर्स के बारे में, यानी बल के बारे में। तो ये हो जाएगा आपके पास फोर्स, जिसको हम बोलते हैं फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। यानी यहाँ पर बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। इकाई क्या हो जाएगा, द्रव्यमान कितना हो जाएगा आपके पास पे,
किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपके पास हो जाएगा यूनिट। तो ये हो जाएगा बल इज इक्वल टू हो गया द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसके बाद अगर हम चलते हैं जरा, इसको हम ये भी कर सकते हैं आपका न्यूटन। कई बार ऐसा भी होता है कि फोर्स की जो दूसरी यूनिट आती है वो हम दूसरी यूनिट भी है, और यहाँ लिख दीजिएगा ये हो जाएगा न्यूटन। ये हो जाएगा आपका फोर्स। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जरा, आगे की तरफ जरा हम बढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है वर्क यानी कार्य। तो यहां पर क्या हो जाएगा, बल गुणे विस्थापन। तो ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ये हो जाएगा कार्य बराबर क्या हो जाएगा आपके पास, बल गुणे विस्थापन हो जाएगा। करेक्ट है, कोई दिक्कत कोई परेशानी। वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा नेक्स्ट वाले पॉइंट पर, अगर आ जाएगा फोर्स के लिए ऑलरेडी हमने देख लिया था। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये हो जाएगा, इसकी जो इकाई हो जाएगी, यूनिट हो जाएगा फोर्स में न्यूटन और न्यूटन मीटर। तो ये हो जाएगा आपके पास में विस्थापन। नेक्स्ट पॉइंट पर अगर हम चलेंगे, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इसके बाद अगर आप जाएंगे तो नेक्स्ट एक पॉइंट और आता है इसमें पावर के लिए। पावर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका पावर। तो पावर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वर्क पर यूनिट टाइम, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, कार्य बटे समय। अब चूंकि पावर के लिए, इसके लिए हमारे पास कितना आ जाता है, वर्क को हम किस में निकाल सकते हैं, न्यूटन मीटर, या फिर हम जूल में कर सकते हैं, कर सकते हैं। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जूल तो क्या हो जाएगा, पावर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड हो जाएगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, वॉट बोलते हैं, और वॉट। अब यहाँ पर एक चीज और हम बोल सकते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा, 746 वॉट। तो 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू लिखेंगे 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। करेक्ट है। तो ये हो गया आपका वर्क, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, कार्य इज इक्वल टू बल गुणे विस्थापन, पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम, कार्य बटे समय, जूल पर सेकंड। ये हमने यहाँ पर कर लिया 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट। अब जैसे जब मैं फोर्स के बारे में बात करूंगी आपको वो समझ में आ जाएगा, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी करूंगी वो समझ में आ जाएगा, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्कस करूंगी वो समझ में आ जाएगा। तो ये सारी चीजें, कुछ और भी फॉर्मूले हैं जरा उनके बारे में देखेंगे जरा। वर्क के लिए हमें ये भी समझ में आ गया, आपके पास में वर्क हो गया, जूल हो गया, पावर हो गया, ये सारे पॉइंटर डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद अगर हम चलेंगे जरा, नेक्स्ट आता है प्रेशर के लिए, कि प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनता है, यानी जो दाब हम बोलते हैं। तो यहाँ लिखेंगे जरा हम प्रेशर, प्रेशर इज इक्वल टू होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। तो यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, दाब, और ये आपके पास क्या हो जाएगा, फोर्स यानी बल, और ये क्या हो जाएगा आपका एरिया, एरिया यानी क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। करेक्ट है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा न्यूटन मीटर रेस पर -2। तो इसको हम पास्कल भी बोल सकते हैं, और पास्कल। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत। तो ये हो गया आपके पास में प्रेशर के लिए। इसके आगे अगर हम चलेंगे जरा, न्यूटन मीटर स्क्वायर, प्रेशर हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, ये सारी चीजें हमने देख ली। अब अगर हम डिस्कस करेंगे जरा नेक्स्ट पॉइंट पर, अगर आपसे पूछ लिया जाए, 2-3 क्वेश्चंस और क्वेश्चंस आ जाते हैं, कई बार एग्जाम में आ जाते हैं, 10 के पावर 2, या फिर जो है आपका जो है 10⁻6 क्या होगा, 10⁻9 क्या होगा, इस पे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। चूंकि आप में जो है वो बेसिक्स डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अदिश सदिश राशि जो सिलेबस में लिखा हुआ है, वो सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आपसे डिस्कशन में पूछा है। अब हम चलते हैं जरा यांत्रिकी, मोशन एंड लॉज ऑफ द मोशन की तरफ, जो आपके सिलेबस में लिखा हुआ है। मुझे लगता है यहाँ से बेसिक्स आपको समझ में आ गया होगा, फॉर्मूले भी बता दिया है, यूनिट निकालना आपको सिखा दिया है। तो चलेंगे जरा नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति एवं गति के नियम। अब यहाँ पर चलते हैं जरा, मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति एवं
गति के नियम, ये हो गया मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन, गति एवं गति के नियम के बारे में। करेक्ट है। तो आगे चलेंगे जरा, फर्स्ट पॉइंट बात करते हैं हम गति यानी मोशन। गति यानी मोशन, तो गति या मोशन के लिए कोई भी चीज अगर एक मान लो एक रेफरेंस पॉइंट अगर हमने मान लिया कि ये रेफरेंस पॉइंट, जब हम रनिंग करते हैं कई बार आपने देखा होगा 100 मीटर की रेस हो रही है, 200 मीटर की रेस हो रही है, तो एक पॉइंट होता है जहां से हम आगे की तरफ दौड़ते हैं। तो जो वो पॉइंट है ना जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं रेस के लिए, आपने देखा होगा उसको रेफरेंस पॉइंट मानेंगे। उसके बाद से फिर हम देखेंगे कि हाँ बच्चे ने कहाँ पर दौड़ा हुआ है। ऐसा तो नहीं ना कहीं से भी दौड़ के आए और हम रेस में मान लेंगे। तो उस रेफरेंस पॉइंट के बाद जो अगर कोई भी चीज़ें अगर मूव कर रही है तो उसको हम क्या मानेंगे, मूवमेंट में। तो इसीलिए हम गति के लिए कह सकते हैं कि समय या टाइम के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष रिलेटिवली किसी निकाय बॉडी की स्थिति या पोजीशन में होने वाले परिवर्तन को ही हम क्या बोलते हैं, गति यानी मोशन बोलते हैं। करेक्ट है। कुल मिला के अगर आसान भाषा में कहा जाए तो एक रेफरेंस पॉइंट अगर आपने मान लिया, उसके कंपैरिजन में अगर कोई बॉडी अगर मूव कर रही है तब हमें समझ में आता है कि हाँ यहाँ पर गति हो रही है, अदरवाइज वो क्या हो जाएगा, स्थिर ही हो जाएगा। तो लिखेंगे समय के साथ, लिखेंगे जरा, समय के साथ, ध्यान से लिखिएगा जरा, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष, किसी वस्तु के सापेक्ष, यानी यहां पर क्या हो जाएगा, रिलेटिव। समय के साथ किसी वस्तु के जो सापेक्ष होगा, किसी वस्तु के सापेक्ष किसी निकाय की स्थिति, किसी के सापेक्ष रिलेटिव या किसी निकाय यानी बॉडी की जो स्थिति थी, पोजीशन, बॉडी की स्थिति या जो पोजीशन होगा या स्थान, प्लेस में होने वाले, या स्थान, पोजीशन हो गया, या फिर जो स्थान है, स्थान को क्या बोल देंगे, प्लेस में होने वाले, यहाँ पर स्थान में होने वाले परिवर्तन, चेंजेस, परिवर्तन, चेंजेस को गति या मोशन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, समय के साथ किसी वस्तु के सापेक्ष रिलेटिव किसी निकाय या बॉडी की स्थिति या पोजीशन या स्थान, प्लेस में होने वाले परिवर्तन या चेंजेस को हम क्या बोलते हैं, गति कहते हैं। जैसे मान लो मैंने क्या किया, एक रेफरेंस पॉइंट माना, ये रेफरेंस पॉइंट है, कोई भी गाड़ी जो है इस रेफरेंस पॉइंट के आगे की तरफ जा रही है और एक गाड़ी, एक चीज जो है यहाँ पर रुकी हुई है ना। तो जो रुकी हुई है वो रेस्ट में है, जो इसके कंपैरिजन में आगे बढ़ी है वो क्या हो गया, मोशन यानी गति में है। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। इस तरीके के एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं किस वस्तु को हम बोलेंगे यहाँ पर जो गति है। अब ध्यान से समझेंगे, पृथ्वी जो है सूर्य के सापेक्ष गतिशील है, मूविंग है। क्यों? सोलर सिस्टम में अगर आप देखेंगे तो ये मेरा हो गया सन, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो अर्थ जो है वो चारों तरफ ऐसे ना आपका जो है ऐसे चक्कर काट रहा है, यही हो रहा होता है। मान लीजिए अगर ये हमारे पास सन है, सन के चारों तरफ जो है अर्थ जो है वो चक्कर काट रही होती है। तो इस कंपैरिजन में अगर इसके कंपैरिजन रिलेटिव में अगर हम देखेंगे तो अर्थ क्या है, जो कि घूम रही है। तो पृथ्वी सूर्य के सापेक्ष गतिशील मूविंग है, परंतु इस स्थिति में सिचुएटेड वस्तुओं के सापेक्ष जो है इंटरेस्ट है, इसलिए हम पृथ्वी को स्थिर मानकर उसके सापेक्ष की सभी वस्तुओं को गति में जनरली हम अध्ययन करने की कोशिश कर रहे होते हैं। करेक्ट है। अब बोलते हैं जरा विश्राम के बारे में, जरा हम बात करेंगे, स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था। नेक्स्ट पॉइंट पे चलेंगे जरा, स्टेट ऑफ रेस्ट, स्टेट ऑफ रेस्ट, विराम की अवस्था, अवस्था। अब स्टेट ऑफ रेस्ट, अगेन देखो रिलेटिव मोशन जो है ना वो कहीं ना कहीं कई बार हमें कंफ्यूज करता है, ध्यान से समझेंगे। कई बार आपने देखा होगा स्टेशन जो है, इसको ऐसे समझाती हूँ, स्टेशन जो है ना रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म जो है वो अपनी जगह रुका हुआ है, लेकिन जब हम गाड़ी में हम घूम रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है, जबकि वो क्या रहा है, ट्रेन चल रही है। तो अभी जो ठीक थोड़ी देर पहले मैंने जो स्टेटमेंट जो
सोलर सिस्टम का, पृथ्वी का ऐसे एग्जाम्पल दिया था, वहां से हमें समझ में आ रहा था वही है। रिलेटिव मोशन हमें थोड़ा ध्यान में रखने की ज़रूरत है। ये ध्यान रखिएगा, जो प्लेटफॉर्म का और ट्रेन का हमने एग्जाम्पल दिया कि प्लेटफॉर्म अपनी जगह रुका हुआ है, लेकिन जो आपका जो ट्रेन है जो चल रही है, अगर आप उसमें देखेंगे तो जो ट्रेन चल रही थी वो कहीं ना कहीं, जैसा मैंने अभी आपके सामने ये वाला पॉइंट डिस्कस किया था, कि हमें ऐसा लग रहा है कि प्लेटफॉर्म चल रहा है, जबकि चल कौन रहा है? ट्रेन। क्यों? ट्रेन मूविंग है, हम भी उसके साथ मूविंग है, करेक्ट। अब स्टेट ऑफ रेस्ट में देखते हैं, यदि किसी वस्तु की पोजीशन में समय और वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होगा। अभी मैंने एग्जांपल दिया था ना आपको, लिखेंगे जरा, लिखिए। यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, यदि किसी वस्तु की स्थिति, जो भी पोजीशन होगी, स्थिति, आगे लिखेंगे जरा, यदि किसी वस्तु की स्थिति में तो यदि किसी वस्तु की स्थिति या पोजीशन में, आपका आगे चलेंगे जरा, पोजीशन में जो समय होगा, लिखेंगे जरा, समय और वातावरण के सापेक्ष, समय और वातावरण के वस्तु की स्थिति या पोजीशन में समय और वातावरण के सापेक्ष अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा, सराउंडिंग के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता। वातावरण कोई परिवर्तन नहीं होता। यहाँ पर देखेंगे कोई परिवर्तन, वातावरण सराउंडिंग के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगर कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है तो उस केस में अगर हम देखेंगे तो यहाँ ये पॉइंट हमें समझ में आ जाएगा साफ साफ, कोई परिवर्तन नहीं होता तो इसे हम क्या कहते हैं? वस्तु विराम की अवस्था में है। तो वस्तु विराम तो ये हो जाएगा विराम की अवस्था। यदि किसी वस्तु की स्थिति या पोजीशन में समय और वातावरण के सापेक्ष कोई परिवर्तन नहीं होता तो वस्तु विराम यानी रेस्ट की अवस्था में है। ये वाला पॉइंट हमें साफ साफ समझ में आ जाता है, करेक्ट है। अब बात करते हैं जरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के लिए। वैसे तो ऑलरेडी मैंने आपको बता ही दिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने अलग से कवर करा दिया था। दूरी मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या हो जाएगा, डिस्टेंस एक अदिश राशि हो जाएगा, राम 10 किलोमीटर चला, जिसमें केवल हमने मैग्नीट्यूड के बारे में बात करी है। और अगर मैंने बोल दिया कि राम 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चला, उत्तर दिशा में चला, तो यहाँ पर परिमाण के साथ में हमने दिशा भी बोल दी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा आपका वेक्टर क्वांटिटी यानी कि सदिश राशि हो जाएगा। तो ये सारे पॉइंटर है जो हमने डिस्कस किया था। अब मैंने आपको ये सारे पॉइंटर अगर आप देखेंगे, अदिश और सदिश राशि वाला ये जो एग्जाम्पल दिया था मैंने आपको, ये देखिएगा ज़रा, यहाँ पर अगर आपको ध्यान हो तो यहाँ पर ये बताया था ना मैंने आपको, स्केलर क्वांटिटी और अदिश और सदिश राशि में ये बता दिया था मैंने। फिर यूनिट मैंने आपको बता दिया था, फॉर्मूलेज बताए थे। और इसी के बाद मैंने जो यहाँ पर एक डिस्कस किया था आपसे, ये वाला था स्पीड और डिस्टेंस, जहाँ मैंने डिस्कस किया था वो देख रही थी, ठीक है। हाँ, ये मैंने बताया था ना आपको, एक तो अदिश राशि डिस्कस कर लिया था, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट वाला जो मैंने बताया था वो कहाँ चला गया पेज, ये रहा। ये देखिएगा जो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही थी, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, ये नीचे आ गया, इसको मैं ऊपर कर देती हूँ ज़रा, जहाँ फॉर्मूले लिखे हुए थे वहाँ पर। ये हो गया, ये हो गया आदिश और सदिश राशि, और इसी के नीचे स्केलर डिस्प्लेसमेंट। एक और चीज़ कर देती हूँ इसके नीचे, अब इसको ज़रा ध्यान से देखेंगे मैंने क्या क्या पढ़ाया था। ये देखिएगा, सबसे पहले मैंने यहाँ पर दिखाया था, एक तो ये दिखाया था सामान्य भौतिकी में, फिर अदिश और सदिश राशि के बारे में बताया था, स्केलर वेक्टर क्वांटिटी, फिर इसके उदाहरण दिए थे मैंने। यहाँ पर ही एक नेक्स्ट पेज ही था मोमेंटम, फिर मैंने दिखा था
ये हो गया आपके पास में स्केलर, हाँ स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मैंने बता दिया, और फिर आपका दूरी विस्थापन, फिर दूरी विस्थापन, चाल और वेग जो था वो भी मैंने आपको समझा दिया था, और इनकी इकाई निकालना भी सिखा दिया था। इसी के बारे में अभी मैं बात कर रही थी आपसे, करेक्ट है। और उसके बाद फिर हमने यहाँ बात करी। तो ये था, हमने देख लिया गति के नियम में, हमने मोशन को भी देख लिया, और हमने विराम की जो अवस्था थी वो भी हमने समझ लिया। अब हम बात करते हैं जरा यूनिफॉर्म के बारे में। यूनिफॉर्म और वेरिएबल, कई बार आपने देखा होगा स्पीड जो होती है यूनिफॉर्म होती है या फिर वेरिएबल स्पीड होती है, जरा उनके बारे में बात करेंगे। फिर हम एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे, और स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ते हुए चलेंगे। तो जरा लिखेंगे जरा, एक समान तथा असमान चाल, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। नेक्स्ट लिखेंगे जरा, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड। यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर आप लिखेंगे एक समान तथा असमान चाल, एक समान तथा असमान चाल, करेक्ट है। इसमें कोई दिक्कत, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड एक समान तथा असमान चाल के लिए ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। यदि कोई गतिमान वस्तु सामान्य समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, जब भी हम इसके बारे में बात करेंगे यूनिफॉर्म, यानी समान दूरी जितना भी सेम टाइम में अगर करेगा तो उसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म। तो यहाँ लिखेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु, लिखेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु, ध्यान देंगे जरा, लिखेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु समान समय अंतरालों में, समान यहाँ पर लिखेंगे यदि कोई गतिमान वस्तु जो है वो समान समय अंतरालों में, अगर हम आगे लिखेंगे जरा, समान समय अंतरालों में समान दूरी तय करती है, समान दूरी, हाँ समान दूरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा, समान दूरी जो तय करती है, तो वस्तु की चाल एक समान चाल, तो वस्तु की चाल एक समान, तो वस्तु की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, वस्तु की जो चाल है वो क्या हो जाएगी, आपकी एक समान चाल हो जाएगी, एक समान चाल कहलाती है, करेक्ट है, एक समान चाल कहलाती है। डन, कोई दिक्कत कोई परेशानी। जबकि जब कोई गतिमान वस्तु समय अंतराल में भिन्न भिन्न दूरियां तय करेगा, लिखेंगे जरा, जबकि, जबकि जब कोई समान अंतराल में भिन्न भिन्न तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब समान अंतराल में भिन्न भिन्न दूरी कोई तय करेगा, है ना, तो यहाँ पर ये पॉइंट में समझ में आ जाएगा, भिन्न भिन्न दूरियां तय करती है, तो वस्तु की जो चाल है, तो वस्तु की चाल असमान चाल कहलाती है। भिन्न भिन्न दूरी का तय करेगा तो वस्तु की चाल जो है वो असमान चाल कहलाती है, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। तो ये सारी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हमें यहाँ पर कहना था। आगे हम बात करेंगे जरा एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड के लिए, अगर हम बात करेंगे औसत और तत्कालिक चाल। जब हम एवरेज के बारे में बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम जो निकलता है वो हमारे पास एवरेज कहलाता है। तो लिखेंगे जरा यहाँ पर एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे जरा,
एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में बात करेंगे। ये हो जाएगा औसत तथा तत्कालिक चाल। औसत तथा तत्कालिक चाल, करेक्ट है। तो यहाँ पर हो जाएगा औसत तथा तत्कालिक जो चाल है उसके बारे में हम बात करेंगे। किसी गतिमान वस्तु द्वारा, यहाँ पर लिखेंगे जरा, किसी गतिमान यहाँ पर लिखेंगे जरा, जो भी आपके पास किसी भी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी, एकांक समय में तय की गई दूरी, तो किसी गतिमान वस्तु द्वारा एकांक समय में जो भी तय की गई दूरी होगी, तय की गई दूरी को वस्तु की औसत चाल कहते हैं। तो वस्तु का औसत चाल कहते हैं। तय की गई दूरी को हम वस्तु का औसत चाल यानी कि जो एवरेज स्पीड है वो हम कहते हैं। अर्थात वस्तु द्वारा तय की गई जो कुल दूरी होगी, कुल दूरी बटे कुल समय, कुल मिला के हम यही बोलते हैं औसत चाल। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, यहाँ पर ध्यान देंगे, ये हो जाएगा औसत चाल, एवरेज स्पीड। ये क्या हो जाएगा, औसत चाल हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल औसत चाल हमारे पास क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, कुल दूरी बटे कुल समय, जितना भी होगा वो हम लिखेंगे, कुल दूरी बटे कुल दूरी बटे कुल समय। ये मुझे क्या बताता है, आपका एवरेज स्पीड बताता है, करेक्ट है। तो ये हो गया आपके पास एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। और किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की जो तात्कालिक जो चाल होगी उसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो लिखेंगे जरा, किसी निश्चित समय पर, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड में, इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा जरा, किसी निश्चित समय पर, किसी निश्चित समय पर, इंस्टेंटेनियस का मतलब होता है इंस्टेंट, तुरंत टाइम पर, जो तत्काल होता है ना, वो हमें समझ में आ सकता है। तो लिखेंगे जरा, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की, समय पर गतिमान वस्तु की तो यहाँ पर जो भी गतिमान वस्तु होगा, गतिमान वस्तु की चाल, तात्कालिक चाल, जो चाल हो जाएगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, किसी निश्चित समय पर गतिमान वस्तु की जो चाल है, यानी जो तात्कालिक चाल है, जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है, जरा उनके बारे में हम बात कर रहे थे। जो तात्कालिक चाल है, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाती है। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस स्पीड, करेक्ट है। तो ये था। अब हम बात करेंगे यूनिफॉर्म, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं यूनिफॉर्म और वेरिएबल वेलोसिटी के लिए, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यानी एक समान वेग के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया था जब हम यूनिफॉर्म स्पीड डिस्कस कर रहे थे, तो यूनिफॉर्म स्पीड में हमारे पास जो था, जो कॉन्सेप्ट, उसी से रिलेशन में हम थोड़ा समझ सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी को भी। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक समान वेग के बारे में बात करें तो लिखेंगे जरा हम, एक समान वेग। तो यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी लिखेंगे जरा, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म यानी एक समान, और उसके अलावा लिखेंगे जरा एक समान तथा असमान वेग, एक समान
तथा एक समान तथा असमान वेग, इनके बारे में डिस्कस करेंगे जरा। तो नेक्स्ट आता है जरा, जैसे हमने देखा था यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी, एक समान तथा असमान वेग। यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समय अंतराल में समान दूरी तय करेगा, उसका वेग एक समान होगा। देखो वेग बराबर क्या होता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, करेक्ट है। तो यदि कोई गतिमान वस्तु, लिखेंगे जरा, यदि कोई गतिमान वस्तु, यदि कोई गतिमान वस्तु का मतलब क्या हो गया, जो कोई भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूविंग की स्टेट में है, चलने की स्टेट में है। तो यदि कोई भी जो गतिमान वस्तु होगा, जो मूव कर रहा होगा, उसी के रेफरेंस में बोलेंगे गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में, किसी निश्चित दिशा में कोई भी एक डेफिनेट डायरेक्शन होगा, अगर उसी में चलेगा किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में, समान तो यहाँ पर निश्चित दिशा में जो समान समय अंतराल होगा, समय अंतराल में आगे चलेंगे, समान दूरी तय करती है, में समान दूरी तय करती है, यहाँ पर दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, अगर आप चलेंगे जरा आगे बढ़ेंगे तो उसका वेग एक समान वेग कहलाता है। तो उसका वेग यदि कोई गतिमान वस्तु किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान समय अंतराल में समान दूरी तय करती है, तो उसका वेग जो है वो एक समान वेग कहलाता है, करेक्ट है। ये वाला पॉइंट समझ में आ गया। और यदि समान समय अंतराल में असमान दूरी तय करेगा, तो लिखेंगे यदि समान समय अंतरालों में, यदि समान यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो समान समय अंतराल होंगे, तो यदि समान समय अंतरालों में असमान दूरियां यदि समान समय अंतरालों में अगर असमान दूरियां होंगी, दूरियां तय करती हैं, तो उसका अगर असमान दूरियां तय करती हैं, तो उसका, जैसा भी हमने डिस्कस किया था, उसका वेग असमान वेग कहलाएगा। असमान वेग कहलाएगा। हाँ, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर जो भी मैंने पॉइंट डिस्कस किया है ना, एक समान तथा असमान वेग। देखो यूनिफॉर्म का मतलब होता है ना, जैसे अभी हमने डिस्कस किया था ना, हम यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में डिस्कस करते थे, सेम उसी तरह यूनिफॉर्म वेलोसिटी में अगर हम देखेंगे, यदि कोई गतिमान वस्तु का मतलब है कोई एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो मूविंग स्टेट में है, किसी निश्चित दिशा में समान समय अंतराल में समान दूरी, यानी कि समान समय अंतराल जो डिस्टेंस वो होगा, टाइम इंटरवल होगा, उसमें समान दूरी जो है वो तय कर रहा है, उतनी डिस्टेंस वो तय कर रहा है, तो उसका जो वेग होगा एक समान वेग कहलाएगा। 10 किलोमीटर, मान लो 10 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से कवर कर रहे हैं, है ना, तो वो हर इंटरवल पर सेम ही है, तो वो मेरे पास क्या हो जाएगा, आप एक तरीके से यहाँ पर
समान दूरी समान समय में वो हो रहा है, कवर हो रहा है। एक तरीके से जनरली एक जनरल एग्जांपल बता रही हूँ मैं, तो कोई भी गतिमान वस्तु की एक निश्चित दिशा में समान समय अंतराल यानी जितना भी टाइम पीरियड है समान दूरी अगर तय करेगा तो उसका जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, समान वेग कहलाता है। अब यदि समान समय अंतराल यानी सेम टाइम पीरियड है, सेम टाइम बताया जा रहा है, टाइम इंटरवल है, उसमें असमान दूरियां अगर तय करेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वेरिएबल वेलोसिटी हो जाएगा। करेक्ट है। अब एवरेज और इंस्टेंटेनियस स्पीड में वेलोसिटी में अगर हम चलेंगे तो चूंकि वेलोसिटी का मतलब हमारे पास में हो गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एवरेज वेलोसिटी का मतलब हो गया टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, ये हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे जरा एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस लिखेंगे जरा, नेक्स्ट पॉइंट एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी लिखेंगे जरा, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। करेक्ट है। जब हम एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में बात करेंगे हिंदी में लिखेंगे जरा औसत और तात्कालिक वेग, औसत और तात्कालिक वेग। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये हमने लिख लिया एवरेज एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, औसत और तात्कालिक वेग। अब अगर आप चलेंगे जरा इसमें अगर हम कुछ पॉइंटर्स पे अगर हम बात करेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको, औसत वेग लिखेंगे जरा, औसत वेग एवरेज वेलोसिटी, औसत वेग। एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ये क्या हो जाएगा, यानी जो कुल वेग होगा, कुल विस्थापन बटे कुल समय। यहाँ पर तो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, कुल विस्थापन बटे जो आपका कुल समय होगा वो आपके पास यहाँ पर आ जाएगा औसत वेग में। करेक्ट है। और अगर यहाँ पर एक पॉइंट ये भी था, यदि किसी वस्तु का वेग निश्चित दिशा में समान दर से परिवर्तित हो रहा है तो अगर औसत वेग निकालना होगा तो प्रारंभिक वेग प्लस अंतिम वेग बाई 2 भी हो जाएगा, उसमें भी हमें कोई दिक्कत थी नहीं। कुल विस्थापन बटे कुल समय, या फिर आपने इनिशियल वेलोसिटी और आपने फाइनल वेलोसिटी का अगर आपने डिवाइड कर दिया 2 से तो हमारे पास वो भी क्या निकाल देता है, एक एवरेज निकाल देता है। और अगर किसी भी मोमेंट पर अगर हमने डिस्कस किया कि किसी भी मोमेंट पर जो है वो आपका वेग हमें निकालना है, कोई भी गतिमान वस्तु है किसी मोमेंट पर तात्कालिक क्षणिक हमें निकालना पड़ा उसका वेग कितना है, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा आपका जो कि वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, उसमें हमारे पास तात्कालिक वेग जो है वो हम बोलते हैं, यानी कि विस्थापन सूक्ष्म अंतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक जो है वेग वो हम कहते हैं। तो लिखेंगे जरा विस्थापन और सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात, यहाँ पर लिखेंगे जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए लिख लीजिए जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। है ना, तो यहाँ लिखेंगे जरा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में। ठीक है, पॉइंट लिख लीजिएगा जरा इसके बारे में कि किसी भी क्षण, लिखेंगे जरा किसी भी क्षण, किसी भी क्षण, एट एनी मोमेंट। मोमेंट का मतलब किसी भी समय पर अगर आप देखेंगे, इंस्टेंट का मतलब है किसी भी समय पे अगर हम ये बात कर रहे हैं एट एनी मोमेंट, तो आगे बढ़ेंगे जरा जी, वहां देखेंगे जरा किसी किसी क्षण एट अ मोमेंट, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल जो भी आपके पास में बहुत स्मॉल टाइम इंटरवल होगा, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वेरी स्मॉल टाइम, अत्यंत सूक्ष्म अंतराल यानी कि जो भी वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल जो होगा उसके बारे में हम बात करेंगे, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल।
में वस्तु द्वारा तय किए गए विस्थापन, वस्तु द्वारा तय किया गया, अभी मैं एक एक चीज आपको समझा दूंगी मैं, तय किया गया विस्थापन। विस्थापन के बारे में क्यों बात कर रहे हैं, क्योंकि वेग कहाँ से निकल कर आता है, यहाँ पर देखेंगे जरा, वेग होता है, यानी ये जो वेलोसिटी है ये होता है विस्थापन बटे समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मानते हो कि नहीं मानते हो, तो वही चीज था। तो यहाँ पर वस्तु द्वारा तय किया गया, ये ध्यान से समझने के लिए मैंने बताया आपको, तो ये हो जाएगा तय किया गया विस्थापन, ये हो जाएगा तय किया गया, जो भी विस्थापन तय किया वो किसी मोमेंट पर अगर आपको निकालना है, तय किए गए विस्थापन और सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को, सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को, जो भी सूक्ष्म समय अंतराल होगा उसका जो रेशियो हो जाएगा, जो अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग कहते हैं, वस्तु का वेग, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, किसी भी छोड़ा एट एनी मोमेंट अत्यंत सूक्ष्म अंतराल, वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, वस्तु द्वारा तय किया गया विस्थापन और सूक्ष्म समय अंतराल के अनुपात को वस्तु का तात्कालिक वेग यानी जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है वो हम कहते हैं। करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी। इसी तरीके से अगर हमें रिलेटिव वेलोसिटी भी पढ़ना है तो वो भी हम कर सकते हैं। किसी वस्तु के सापेक्ष में वस्तु दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन के परिवर्तन, मैंने आपको बताया था ना, जैसे हम ट्रेन में अगर हम बैठे हुए हैं, प्लेटफॉर्म जो है वो रुका हुआ है, उस रुके हुए प्लेटफॉर्म के कंपैरिजन में अगर हम ट्रेन को अगर हम देखेंगे, है ना, तो हमें वहां से वो वाला पॉइंट समझ में आएगा। तो रिलेटिव का मतलब है कि कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट भी आपने एक बगल में भी कोई ना कोई है, तो किसी वस्तु का सापेक्ष वेग दूसरी वस्तु के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही परिवर्तन की दर होता है और उसका विपरीत भी होता है, जो आपके पास रिलेटिव वेलोसिटी होगा। कुल मिला के काम करते हैं, जरा एक बार हम जरा देखते हैं हमने क्या क्या पढ़ लिया। चूंकि ये फिजिक्स है, ये मैं मान के चलती हूँ, अगर आपको फिजिक्स पहले से आती है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, तब तो आपके लिए समझना बहुत आसान है। नहीं भी आती तो भी बेसिक से चलेंगे तब भी आसान। तो अभी मैंने क्या बताया इसमें, एक तो मैंने ये कन्वर्जन्स मैंने बता दिए आपको, फिर मैंने बताया अदिश और सदिश राशि, इस पर बहुत बतेरे लोगों को बड़ा डाउट होता है। तो हमने बताया एक ऐसी भौतिक राशि जिसमें हम केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं, वो होती है अदिश यानी स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी वे भौतिक राशि जिन्हें व्यक्त करने के लिए भौतिक परिमाण यानी मैग्नीट्यूड के साथ साथ साइज की भी जरूरत पड़ती है, तो वो होती है वेक्टर क्वांटिटी। इनके जो उदाहरण थे वो हमने लिखे, भैया द्रव्यमान, दूरी, चाल, आयतन, घनत्व, कार्य शक्ति, ऊर्जा। और यहाँ पर आपके पास क्या हो गया, ये मुझे लगता है ये इंपल्स हो जाएगा, विस्थापन, वेग, त्वरण, संवेग, आवेग, विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये सारे हो गया सदिश राशि, जिसमें डायरेक्शन के भी बारे में हम बात कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, ये लाइन मुझे लगता है 2 बार है, तो इसको हटा देती हूं मैं। फिर यहाँ पर आपने देखा स्केलर और इसमें वेक्टर क्वांटिटी में अगर आपने देख लिया, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी अदिश और सदिश राशि में, राम 10 किलोमीटर चला अदिश, राम 10 किलोमीटर उत्तर दिशा में चला सदिश राशि। दूरी और विस्थापन में क्या डिफरेंस है वो हमने समझा, वेग और वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस है वो हमने समझ लिया। यहाँ देखेंगे स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है, यूनिट में फंडामेंटल और डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, इनके जो फॉर्मूलेज थे वो हमने यहाँ पर देख लिया। मोशन एंड लॉज ऑफ मोशन हमने देख लिया, स्टेट ऑफ रेस्ट हमने देख लिया, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड देख लिया, एवरेज इंस्टेंटेनियस स्पीड देख लिया, यूनिफॉर्म वेरिएबल वेलोसिटी देखा, औसत और तात्कालिक वेग देख लिया, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देख लिया। तो ये था हमारे पास सामान्य भौतिकी में। अब हम आगे की तरफ जो चलेंगे हम, यानी इसी के अंदर में जो हमें आपके साथ में डिस्कस करना है, ज़रा चलेंगे जैसा मैंने अभी आपको बताया। आगे हम डिस्कस करेंगे बहुत सारी चीज़ें, यानी कि गति के जो प्रकार हैं वो डिस्कस करेंगे, फिर हम फोर्स की तरफ, और आगे ही ऐसे हम बढ़ते हुए चले जाएंगे। आई होप क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी, और मैं आशा करती हूँ कि आप सारे बच्चे जो है वो लाइव क्लास में ज़रूर जुड़े, साथ के साथ डिस्कस करें और उसके बाद फिर कहीं ना कहीं आगे बढ़े। बाकी मुझसे कहीं पर भी आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत हो मुझे ज़रूर बताइएगा। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।